हेलो स्टूडेंट्स, आचार्य क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने आवेश के बारे में, जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने आवेश के बारे में और आवेश को उत्पन्न करने की विधियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हम कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका कैसे पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास एक यंत्र है। यंत्र को हम कहते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो हम देखिए उसके बारे में कि क्या होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो स्टूडेंट, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिसमें आप किसी भी वस्तु के आवेश के बारे में पता लगा सकते हैं कि क्या वो वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे बना होता है। तो देखिए, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का जार होता है। जार आप सब लोग समझते होंगे। इस तरीके से स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का जार होता है। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिखता जाऊंगा कि कौन सी वस्तु क्या है। तो सबसे पहले मैंने कांच का जार बनाया है, तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ, ये है मेरे पास कांच का एक जार, या जिसको मैं लिख सकता हूँ कांच का पात्र। ठीक है। इस वस्तु के ऊपर मैं एक कॉर्क लगा देता हूं। तो इस तरीके से मैंने इस वस्तु पर लगा दिया है एक कॉर्क, और इस कॉर्क में से मैं एक धातु की छड़ जो है वो इस तरीके से पिरो देता हूं। ठीक है। छड़ के दो सिरे हैं, एक तो नीचे वाला सिरा है। अच्छा, मैं अभी बता रहा हूं ये कौन सी छड़ है, धातु की छड़। तो मैं यहां पर इसको डिफाइन कर देता हूं कि ये एक धातु की छड़ है। तो यहाँ पर ये एक धातु की छड़ है। छड़ के दो सिरे हैं, एक तो मेरी, अच्छा उंगली के पीछे पीछे जाइएगा, एक तो ये वाला सिरा है और एक मेरे पास ये वाला सिरा है। तो मैं इस सिरे पर एक धातु की चकती लगा देता हूं, और इस सिरे पर, अच्छा, युक्ति का नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, जिसे कि आप गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सोने के पत्र अपन उपयोग में लेंगे। तो यहाँ पर मैं दो सोने के पत्र लगा देता हूं इस तरीके से। तो ये मेरे पास में दो सोने के पत्र लगे हुए हैं, जिनको कि मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं। तो ये मेरे पास स्वर्ण पत्र मैंने लगा दिए हैं। ठीक है। तो अब मुझे पता करना है, अच्छा यहाँ पर इसकी सुग्रहता बढ़ाने के लिए, यानी कि ये मेरे पास युक्ति बहुत अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए यहाँ पर मैं टिन की पत्तियां यूज लेता हूं। तो यहाँ मैं टिन की पत्तियां लगा देता हूं इस तरीके से, जो कि इस युक्ति की सुग्रहता बढ़ाएगी। और मैं लिख देता हूं, ये है मेरे पास टिन की पत्तियां। ठीक है। तो देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक छड़ लेता हूं, और मुझे उस छड़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि क्या वो आवेशित है कि या वो अनावेशित है, यानी कि वस्तु पर आवेश उत्पन्न है या नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक छड़ ली, और माना मैं पहले से यह मान लेता हूं कि ये छड़ जो है आवेशित है। अच्छा, मैंने आपको बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश को हम प्लस के निशान द्वारा दर्शाते हैं और ऋणावेश को हम माइनस के निशान द्वारा दर्शाते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये छड़ जो है वो धनावेशी छड़ है। तो मैं यहाँ पर इसको धनावेशित दिखाने के लिए इसके चारों ओर इस तरीके से प्लस लगा देता हूं। तो इस तरीके से मैंने इस छड़ पर चारों ओर प्लस लगा दिए, ताकि मुझे पता रहे कि ये छड़ कैसी है, धनावेशी। ठीक है। तो देखिए, अब मुझे क्या करना होगा। तो कल हमने, या पिछले वीडियो में हमने आवेश को उत्पन्न करने की विधियां, तीन विधियां पढ़ी थी, जिसमें एक थी घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरी थी संपर्क द्वारा आवेशन, और तीसरी थी प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में हमने किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए थे या उसके टच कराया था, जिससे दूसरी वस्तु आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पर मैं दूसरा मेथड काम लूंगा, यानी कि संपर्क द्वारा आवेशन को मैं यहाँ काम लूंगा। तो देखिए, संपर्क द्वारा आवेशन में कैसे करता हूं। मैंने ये छड़ ली, और ये छड़ क्या किया, इस चकती के, मैं यहां लिख देता हूं, ये एक मेरे पास चकती है धातु की। तो मैंने इस छड़ को इस चकती के कांटेक्ट में ला दिया, यानी कि इससे संपर्कित करा दिया। जैसे ही मैं छड़ को इस चकती के संपर्क में लाऊंगा, तो इस छड़ पर उपस्थित जो आवेश है वो आवेश कहां चला जाएगा, इस चकती पर चला जाएगा। तो मेरे पास इस चकती पर भी कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अच्छा, अब ये आवेश यहीं तो नहीं रुका रहेगा, ये आवेश इस चकती पर, इस छड़ पर धीरे 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 फैलना चालू होगा। तो ये आवेश जो है धीरे 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 इस पूरी धातु के छड़ पर फैल जाएगा। अच्छा, सोना भी एक धातु है, तो मेरे पास ये स्वर्ण के पत्र भी क्या होंगे, आवेशित हो जाएंगे, यानी कि ये जो आवेश है
ये आवेश इन सोने के पन्नों पर भी या इन स्वर्ण पत्र पर भी क्या होगा, चारों तरफ से फैल जाएगा। तो मैंने इस तरीके से इन सोने के पत्तों पर आवेश चढ़ा दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास में इन सोने के पत्तों पर भी आवेश चढ़ चुका है। अच्छा, कल मैंने आपको आवेश की दो क्वालिटीज के बारे में बताया था कि एक तो आवेश अदिश राशि होती है, जो कि आप सबको पता है, और एक मैंने बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर दो प्लस वाले आवेश हैं, यानी कि धनावेश हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब इस बात पर गौर फरमाना, इस वाले स्वर्ण पत्र पर भी मेरे पास धनावेश है और इस वाले स्वर्ण पत्र पर भी मेरे पास धनावेश है। तो मेरे पास ये वाला धनावेश क्या इस वाले धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये वाला पत्र और ये वाला पत्र एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो मेरे पास में ये दोनों पत्र जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। तो इनकी जो एक्चुअल शेप होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि ये जो पत्र हैं वो पहले के मुकाबले में थोड़ा फैल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि इससे कैसे पता चला वस्तु आवेशित है या नहीं है। देखिए, अगर मेरे पास ये छड़ आवेशित नहीं होती, तो क्या ये पत्र फैलते? नहीं फैलते। अगर ये छड़ मेरे पास आवेशित नहीं होती तो यहां कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता तो ये पत्र नहीं फैलते, और अगर नहीं फैलते तो मैं कह देता कि छड़ पर कोई भी आवेश नहीं है। लेकिन चूंकि यहां पर ये छड़ जैसे ही मैंने इसके टच कराई तो मेरे पास में ये पत्र फैल चुके हैं, और फैल गए हैं तो यानी कि मतलब कि इस छड़ पर आवेश उत्पन्न है। तो ऐसे मैं पता कर सकता हूं कि मेरे पास किसी छड़ पर आवेश है या नहीं है। तो ये था हमारा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो एक बार फिर से देख लिए, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। देखना, हमें चित्र से ध्यान रखना है। अगर आपको इसका डायग्राम या इसका स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है तो आप इसके बारे में अपने मन से जो भी लिखेंगे वो सही होगा, लेकिन आपको इसका डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो देखिए कैसे, इसमें हमने कुछ नहीं किया था, एक कांच का जार लिया था या एक कांच का पात्र लिया था। इस पात्र पर एक कॉर्क लगाया था। मैं इधर भी लिख देता हूं कि इस पात्र पर मैंने एक कॉर्क लगाया था। तो पात्र पर मैंने कॉर्क लगा दिया। कॉर्क से होते हुए एक धातु की छड़ थी। इस छड़ के एक सिरे पर धातु की चकती लगाई थी और अंतिम सिरे पर मैंने क्या किए, दो स्वर्ण पत्र लगा दिए। अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि यहां सिर्फ स्वर्ण पत्र का ही उपयोग क्यों किया गया। तो देखिए, सोना जो है वो एक बहुत ही हल्की धातु है, तो इसलिए यहां पर जो प्रभाव है वो सोना अच्छी तरीके से दर्शा सकता है, इसलिए मैंने यहां पर क्या किए, स्वर्ण पत्र लगा दिए हैं। तो देखिए, यहां पर स्वर्ण पत्र लगा दिए थे, चकती लगा दी थी, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक वस्तु चाहिए थी जिसके बारे में मुझे पता करना था कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो देखिए, इसको भी मैं लिख देता हूं कि ये मेरे पास कैसी छड़ है, एक आवेशित छड़ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इस आवेशित छड़ को इस चकती के कांटेक्ट में लाया था या संपर्क में लाया था, जिससे कि इस वस्तु वाला आवेश या इस छड़ वाला आवेश इस चकती पर चला गया था। चकती पर जाकर वो पूरी छड़ पर फैल गया था और फैलने के बाद वो इन सोने के पत्तों पर फैल गया था। फिर मैंने एक लॉजिक लगाया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन सोने के पत्तों पर समान आवेश हो चुका था, तो मेरे पास ये सोने के पत्ते एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित का मतलब होता है धकेलना। तो मेरे पास ये जो दोनों सोने के पत्ते हैं वो एक दूसरे को धकेलते हैं, जिससे कि ये पत्ते क्या करते हैं, फैल जाते हैं। और फैलते ही हम कह देते हैं कि हाँ, ये छड़ आवेशित है। अगर ये पत्ते नहीं फैलते तो हम मना कर देते कि नहीं, ये छड़ आवेशित नहीं है, यानी कि इस पर कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, तो देखिए, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बाद में एक मेरे पास और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सब मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, क्योंकि देखो, जब तक आपको बेसिक्स पता नहीं होगा आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो एक और बेसिक्स के लिए मैं बताता हूं आपको आवेश की मात्रा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा, जो कि 11th क्लास में था, मात्रक और उनकी पद्धतियां। तो देखिए, मात्रक क्या होते हैं, मैंने बताया था या फिर आपने पढ़ा होगा, अपने जिन भी टीचर से पढ़ा होगा कि मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने की कुछ पद्धतियां होती है, जैसे कि
द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं। इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो भाई आवेश भी, तो अगर किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया गया है तो हमें वो भी तो पता होना चाहिए कि कितना आवेश उत्पन्न किया गया है। तो उसको मापने के लिए हम यहाँ पर आवेश के मात्रक पढ़ेंगे। तो मात्रक की 4 पद्धतियां होती है। देखो, एमकेएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति होती है, और इन सबका संशोधित रूप एक एसआई पद्धति होती है। तो यहां पर मैं कुछ एक पद्धतियों के बारे में बताऊंगा, देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं एसआई पद्धति, क्योंकि इस समय जितने भी मात्रक हैं वो सभी एसआई पद्धतियों में ही पूछे जाते हैं। तो मैं आवेश के एसआई पद्धति की बात करता हूं। तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक होता है कूलम, ठीक है। और इस कूलम को हम प्रदर्शित करते हैं सी से। तो देखिए, आप हर जगह सिर्फ कूलम लिखकर काम नहीं चला सकते हैं। आप क्या करेंगे, कूलम की जगह सिर्फ सी लिखेंगे तो भी वो आवेश ही माना जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी वस्तु पर 20 आवेश है या 20 कूलम आवेश है तो मैं यहां क्या करूंगा, 20 लिखूंगा और उसके बाद सीधा उसके आगे सी लगा दूंगा। तो इसका मतलब होगा कि उस वस्तु पर 20 कूलम का आवेश है। तो मैंने एक मात्रक आपको बता दिया है, एक मात्रक हो चुका है इसका ऐसे पद्धति में, जिसको अपन ने कह दिया है कूलम, और कूलम को हमने प्रदर्शित किया है सी से। इसके अलावा आवेश का एक और मात्रक होता है, और वो मात्रक, अच्छा मैं बता देता हूं वो मात्रक कहां से आया। तो आपने 10वीं या 9वीं या फिर जो भी आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा विद्युत धारा की परिभाषा, ठीक है। और विद्युत धारा क्या, एक सूत्र पढ़ा होगा, I बराबर Q अपॉन में T, जहां Q जो है वो होता है आवेश और T जो होता है वो होता है समय। आपने जरूर पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहां मैंने I बराबर Q अपॉन T लिखा। यहां से अगर मैं Q का एक फॉर्मूला बनाऊं तो Q का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे T को I के साथ वज्र गुणित करना पड़ेगा। तो देखिए, Q बराबर, क्या ये I इंटू T हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ I तो है विद्युत धारा और T क्या है, समय। तो यहाँ पर मैं विद्युत धारा की बात करता हूं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम मात्रक लिख लेते हैं एम्पियर। तो यहाँ विद्युत धारा का मात्रक मैं लिख देता हूं एम्पियर गुणा, क्योंकि ये दोनों गुणा में है, और समय का मैं मात्रक ले लेता हूं सेकंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड। अच्छा, एम्पियर को मैं ए से प्रदर्शित करता हूं और सेकंड को एस से प्रदर्शित करता हूं। तो एम्पियर के लिए ए लिख देते हैं और सेकंड के लिए हम एस लिख देते हैं। तो आवेश का एक और मात्रक हो जाता है एम्पियर इंटू सेकंड, यानी कि ए इंटू में एस। तो ये कुछ दो प्रकार के मात्रक मैंने आपको बताया, दोनों ही एसआई पद्धति में है। एक मात्रक कूलम है और एक मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड। अच्छा, जो इसका व्यवहारिक मात्रक है वो व्यवहारिक मात्रक कूलम है, यानी कि आप कहीं भी केवल सी लिखेंगे तो सभी लोग समझ जाएंगे कि ये कूलम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और देखते हैं मात्रकों के बारे में। इसके अलावा एक और मात्रक पद्धति होती है जिसको लिखते हैं सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम। अच्छा, स्टेट कूलम तो मात्रक होता ही है। इसके अलावा एक और मात्रक पद्धति आपने देखी है ESU, जिसे कि बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है एक बहुत ही छोटा मात्रक है, और अगर मैं कूलम और ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में संबंध बताऊं तो देखिए संबंध क्या होता है। एक कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। फिर से देखिएगा, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और मात्रक होता है, अगर मैं बात करूं सबसे छोटे मात्रक की, तो सबसे छोटा जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। और अगर मैं बात करूं सबसे बड़े मात्रक की, तो सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे, ठीक है। और अगर मैं फैराडे और कूलम में फिर से कोई रिलेशन देखूं तो रिलेशन क्या होता है,
एक फेराडे जो होता है वो होता है 96,500 कूलाम के बराबर। ठीक है, एक फेराडे जो होता है वो होता है 96,500 कूलाम के बराबर। तो यहां पर मैंने आवेश के कुछ एक मात्रक बताए हैं, मैं फिर से बता देता हूं कौन कौन से मात्रक। ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक जो कि व्यवहारिक यानी कि सबसे ज्यादा प्रचलित मात्रक है वो मात्रक है कूलाम, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और मात्रक बताया जो कि मैंने विद्युत धारा की परिभाषा से बनाया था, और वो मात्रक था एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके अलावा मैंने यहाँ सीरीज पद्धति में मात्रक बताया स्टेट कूलम। एक और मात्रक होता है जिसको हम लिखते हैं ESU, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और कूलम और ESU में संबंध मैंने आपको बताया, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। इसके अलावा यहां पर मैंने आपको सबसे छोटा मात्रक बताया है जो कि है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। और फिर से मैं अगर संबंध की बात करूं तो एक फैराडे जो है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स कुछ एक मात्रक थे जो कि मैंने आपको बताया है। तो यहां पर मैंने दो चीजें आपको बताई आज, एक तो थी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी और एक थी कुछ एक मात्रक। इसके अलावा मैं आपको एक और टॉपिक समझा देता हूं। तो इन दोनों टॉपिक के बाद जो अपना तीसरा टॉपिक है वो है आवेश के गुणधर्म। तो आप सोच रहे होंगे कि आवेश के गुणधर्म की बात तो अपन पहले कर चुके हैं कि आवेश एक अदिश राशि है और साथ में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन नहीं, यहां हम आवेश के गुणधर्म कुछ बड़े स्तर पर पढ़ेंगे। अब बड़े स्तर पर कैसे? तो यहां पर मैं 4 गुणधर्मों की बात करूंगा, जिसमें पहला गुणधर्म आप देखिए। पहला गुणधर्म है आवेशों के योज्यता का नियम। आवेशों के योज्यता का नियम। तो फिर से देखिए, यहां रटना बिल्कुल नहीं है, अपन को सिर्फ टॉपिक देखना है और टॉपिक को समझना है, ताकि मैं हेडिंग देखूं और हेडिंग के बाद मुझे पूरे टॉपिक का विवरण मेरे सामने आ जाए। तो देखिए, यहां एक वर्ड आया है जिसे बोला गया है योज्यता। ठीक है, तो योज्यता का मतलब होता है योग, और योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि यहां मैं आवेशों को जोड़ूंगा। अब कैसे जोड़ूंगा? देखिए, माना ये मेरे पास में कोई निकाय है, ठीक है, और इस निकाय में 5 आवेश हैं। ठीक है, 5 आवेश हैं, तो मैंने एक आवेश को Q1 लिख दिया, दूसरे आवेश को Q2। अच्छा, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, एक आवेश को मैंने Q1 लिखा, एक दूसरे आवेश को मैंने Q2 लिख दिया, तीसरे को मैंने Q3 लिखा, चौथे को मैंने Q4 लिख दिया और पांचवें को मैंने Q5 लिख दिया। अब मेरा सवाल ये बैठता है कि इस निकाय में 5 आवेश तो हैं, लेकिन मुझे निकाय पर टोटल आवेश चाहिए। तो टोटल आवेश के लिए मैं क्या करूंगा? यहां जितने भी आवेश हैं इन सभी आवेशों को जोड़ दूंगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास जो वर्ड है वो वर्ड क्या है? योग, और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो निकाय पर जो कुल आवेश होगा, निकाय पर कुल आवेश, अच्छा, कुल आवेश को मैं कैपिटल Q से प्रदर्शित करता हूं। तो कैपिटल Q जो है वो इन सभी आवेशों को जोड़ने पर प्राप्त होगा। कैसे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, यानी कि अगर मैं पांचों आवेशों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास निकाय का कुल आवेश प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो यहाँ 5 ही आवेश लिए हैं, अगर 5 से ज्यादा आवेश हुए या अनंत आवेश हुए तो क्या करना है? तो उसका भी अपने पास उपाय है। देखिए, फिर से मैंने कोई निकाय लिया और इस निकाय में इस बार मैंने मान लिए कि कितने आवेश हैं? n आवेश हैं। ठीक है, तो n आवेश हैं, उनको मैं दर्शा भी देता हूं कि माना पहला आवेश Q1 था, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, और ऐसे ही यहां Qn आवेश है। तो अब मुझे कुल आवेश निकालना है, तो मैं फिर से कुल आवेश को कैपिटल Q से बताऊंगा, और कैपिटल Q बराबर क्या होगा? जितने भी यहां आवेश है उन सभी आवेशों को जोड़ देंगे। तो यहां हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, और कहां तक है ये आवेश? n तक। तो मैंने लिख दिया कहां तक? Qn तक। अच्छा, इन सभी को मैं सिर्फ एक पद में कैसे लिख सकता हूं? यहां मैं समेशन का उपयोग करूंगा। तो Q बराबर मैंने लगाया सिग्मा। अच्छा, अब देखो, यहां मैं I बराबर देखता हूं, तो देखो यहां मेरे पास जो वेरिएंट है या जो वेरिएबल है वो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 1 से लेकर n तक। कैसे? पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे ही 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और ये सब कहां तक होंगे? n तक होंगे। तो देखिए आप,
यहाँ i बराबर कहां से चालू हुआ है या कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से, तो मैंने i बराबर लिख दिया 1, और कहां खत्म हो रहा है, n तक, तो मैंने यहां लिख दिया n तक। लेकिन यहां पर जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो सेम चल रहा है, तो सेम चलने के लिए मैंने यहां लिख दिया q, और यहां पर कौन सा वेरिएंट चेंज हो रहा है, i वाला वेरिएंट, कैसे 1 2 3 इस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो मैं यहां पर i लगा दूंगा 6। तो ये मेरे पास एक सम्मिलित रूप से फॉर्मूला बन जाएगा आवेशों का। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी वस्तु पर कुल आवेश कितना है वो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। फिर से एक बार देख लिए आवेशों की योज्यता का नियम। ठीक है, योज्यता में मेरे को इस पूरे हेडिंग में सिर्फ एक वर्ड जो है वो थोड़ा अलग से लगता है, और इस वर्ड का मतलब होता है योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, एक निकाय लिया, निकाय में मैंने 5 आवेश बिठाए और मुझे उसका कुल आवेश पूछा गया। कुल आवेश पूछने के लिए मैंने 5 आवेशों को क्या किया, जोड़ दिया, और यही मेरे पास निकाय का कुल आवेश हो गया। साथ ही मैंने आपको n आवेशों के लिए भी बता दिया कि n आवेशों के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा और उस फॉर्मूले को अपन एक पद के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आवेशों की योज्यता का नियम होता है खत्म। इसे हम एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल भी बताता हूं। एग्जांपल देखिए, माना ये मेरे पास कोई बॉक्स है, माना मेरे पास कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में मैंने 5 आवेश रख दिए। तो देखिए, एक आवेश रख दिया मैंने। अच्छा, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, छोटे आवेश, धनावेश को मैं प्लस से लिखूंगा और ऋणावेश को मैं माइनस से लिखूंगा। तो मैंने एक आवेश लिखा प्लस का 10 कूलम, एक लिखा प्लस का 5 कूलम, एक लिखा माइनस का 2 कूलम और एक लिखा प्लस का 3 कूलम। ठीक है, तो मुझे पूछा गया कि इस बॉक्स में कितना आवेश है। तो आवेश में फिर से यहां आवेशों की योज्यता का नियम लगाऊंगा। कुल आवेश को मैं लिखता हूं Q, और कुल आवेश निकालने के लिए मुझे जितने भी आवेश है इन सभी को जोड़ना होगा। तो देखो, सबसे पहले 10 कूलम है जो कि प्लस का है, तो मैं इसे सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूं 10 कूलम। दूसरा आवेश है प्लस का 5 कूलम, तो मैंने लिखा प्लस का 5 कूलम। तीसरा आवेश है माइनस 2 कूलम, तो यहां पर मुझे माइनस को भी साथ लेना होगा, तो यहां मैंने लिखा माइनस का 2 कूलम। और चौथा आवेश है प्लस का 3 कूलम, तो मैंने लिख दिया प्लस का 3 कूलम। तो अब मुझे इन सबकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहां मेरे पास ये हो चुके हैं 18 में से 2 गए तो कितने, 16 कूलम आवेश। तो Q बराबर मेरे पास आंसर आता है 16 कूलम, और यही मेरे पास क्या इस बॉक्स पर उपस्थित आवेश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वस्तु पर या किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए जो मैंने आपको बताया है एक गुणधर्म, वो गुणधर्म था आवेशों की योज्यता का नियम। इसके अलावा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आवेशों के और गुणधर्मों की भी बात करेंगे। तो आशा करता हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से बताया है, आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, सिर्फ आपको उसकी ट्रिक्स बनानी है कि आप वो कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये सुविधाएं पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।